हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और आप लोगों से आशा और अपेक्षा है कि आज का यह वीडियो, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं निश्चित तौर पे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। और साथ में यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम आपसे कुछ डिस्कस करें कि आपको पता है बेटा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। और ये जो कोरोना की दूसरी लहर, दूसरी कहर है, ठीक है, अर्थात कोरोना के दूसरे वेरिएंट की लहर एक मौत के कहर के रूप में क्या हो रही है, फैल रही है। और इतनी तेज़ी से फैल रही है कि जिसका कोई भी तोड़ अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन यदि हम आप चाहें इस कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। कैसे? आप जब भी निकलें घर से बाहर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर साथ में रखें, ठीक है। और हर किसी व्यक्ति से अगर मिलें तो 2 मीटर की दूरी से ही बात करें और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। क्योंकि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से भी क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के मुख से और नाक के रास्ते गले में और फेफड़े में पहुंच करके ये वहाँ पे क्या कर रहा है, फेफड़ों के झिल्ली में सूजन लाकर पानी भरने का काम कर रहा है फेफड़ों को कुपिकाओं में, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और गले में जो आपकी श्वास नली है उसमें भी सूजन ला करके इसकी झिल्ली को क्या कर रहा है, ठीक है, सूजन के माध्यम से इसे डैमेज कर रहा है, जिससे गले में खराश और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है गाइस, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कोरोना के बारे में 1 साल से मैटर चल रहा है, लेकिन हम ज़्यादा डिस्कस करना करके इस बात पर हम अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले 1 मिनट और लेंगे। आपको पता है कोरोना के इसी लहर की वजह से एग्ज़ाम डेट दोबारा पोस्टपोन्ड कर दी गई है, ठीक है। अब 8 मई के बजाय फिर से 20 मई के बाद, ठीक है, फिर से नई डेट आने की संभावना। 20 मई के बाद पेपर नहीं होना है, बल्कि 20 मई के बाद फिर से बैठक होगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि 25 मई से हो या 1 जून से हो। तो मे भी पॉसिबल, अभी मान चलिए एग्ज़ाम जून में ही होना है। लेकिन आपको मैं कह दूं, ठीक है, कि बिल्कुल भी आप अपने इस जो अतिरिक्त समय आपको मिल रहा है, इस अतिरिक्त समय में आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें और घर में ही बैठ करके हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके बेहतर तरीके से पढ़ाई करें और निश्चिंत होकर के, क्योंकि आपको पर्याप्त समय ईश्वर ने दिया है, ठीक है। और क्योंकि कुल मिलाकर के माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड को 19 अधिकारी मिलकर देखते हैं, जिसमें से 17 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये 15 दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे, उसके बाद फिर से जांच होगी, फिर रिपोर्ट निगेटिव आएगी, तब जाके स्वस्थ होंगे, तब काम करें, तब तक जांच तो समय लग जाएगा। तो फिलहाल ये सब बातें आपको पता हो गई होंगी, लेकिन आपको मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, खाली समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। अर्थात ये जो समय आपको मिला है 1-1.5 महीने का, इस समय में आप एकदम से लग जाइए अपनी पढ़ाई में और पक्का है कि आप बेहतर 90+ करके आओगे, ठीक है। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जो आज का क्वेश्चन है, परागण क्या होता है, परागण की विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अर्थात पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कितने ढंग से होता है, इसके क्या क्या उदाहरण हैं, किन किन पौधों में किस तरह से होता है, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले भी आपको टॉपिक के माध्यम से दिया है, लेकिन आज क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन है, परागण क्या है, फिर इसकी विधियों को बताना। सबसे पहले परागण देखते हैं। तो हमने यहाँ पे परागण हेडिंग कर दिया। इस तरह से एग्जाम में क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हेडिंग्स बनाएंगे और हेडिंग बनाने के बाद फिर उसमें करंट देंगे, ठीक है। तो किसी पुष्प में, पौधे में आप तो जानते हो, जैसे हम लोगों में प्रजनन करने के लिए क्या होता है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अर्थात जननांग पाए जाते हैं। और जब हमें अपनी संतान, अपनी पीढ़ी उत्पन्न करना होता है, ठीक है, अपने आने वाली वंश परंपरा को बढ़ाना होता है,
ठीक है, अर्थात संतान पैदा करना होता है तो मेल और फीमेल मिल करके प्रजनन करते हैं, और प्रजनन में क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल करके भ्रूण बनाता है, और वही भ्रूण 9 महीने बाद एक बच्चे बदलकर नई पीढ़ी का निर्माण करता है। लेकिन पौधे में क्या होता है कि जैसे हम लोगों में नर और मादा जननांग होता है, उसी प्रकार पौधों में भी नर जननांग जिसे पुमंग कहते हैं, मादा जननांग जिसे जायांग कहते हैं, अर्थात एंड्रोशियम गाइनोशियम के रूप में पौधे में पाया जाता है। अब आपसे पूछे एक नंबर कि पौधों में जननांग कहाँ पाया जाता है, जड़ पे, पत्ती पे, तने पे, पुष्प में, तो आपको पता होना चाहिए पुष्प में जनन क्रिया पौधे के पुष्प में ही संपन्न होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। किसी पुष्प में परागकणों का विभिन्न माध्यम द्वारा, ठीक है, किसका, परागकण का, मेन पॉइंट यही है। ठीक है, परागकण का विभिन्न माध्यमों द्वारा जायांग के वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, परागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परागण। तो बहुत नहीं रटना, सिंपल रटो, परागण। ठीक है, अब परागकण, दो बातें हैं। परागण का, ठीक है, परागण क्या है, एक क्रिया है, तो इसमें क्या होता है, परागकण, ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, सीधा सीधा परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। ठीक है, वर्तिका किसका भाग है, फीमेल का है, अर्थात जायांग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। कैसे जाता है, विभिन्न माध्यम द्वारा, किसी पौधे में वायु द्वारा, किसी में जल द्वारा, किसी में कीट द्वारा, इसलिए हम कह रहे हैं कि विभिन्न माध्यम द्वारा, यानी परागकण का वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम से पहुंचना परागण कहलाता है। कैसे, फिगर द्वारा समझिएगा। जैसे कोई ये पुष्प है, किसी पुष्प में 2 आवश्यक चक्र, कुल 4 चक्र होते हैं, 4 भाग, और 2 आपके आवश्यक चक्र और आवश्यक भाग होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा भाग क्या है बेटा, ये स्त्री वाला भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग। इसमें भी 3 भाग है। ये आपका क्या है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा इसको कहते हैं, वर्तिकाग्र है। और ये क्या है, ये वर्तिका है, स्टाइल। और ये क्या है बेटा, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। ये तीनों क्या है, बोलो, जायांग है। जायांग क्या है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, पुष्प का। अब क्या हुआ, यहीं से ऐसे ही क्या लगा हुआ है, ये आपका पुंकेसर है। ठीक है, इसी पुंकेसर में ये जो आप गुब्बारे जैसा गोला सा देख रहे हो, ये परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश। और इसी के अंदर आप देख रहे हो छोटे छोटे कण हैं, जिन्हें हम परागकण कहते हैं, या इसी परागकण को नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, जिसे बायोलॉजी में स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब यही पुष्प है, तो अब ध्यान देना कैसे, यही परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये परागकोश फट जाता है, और यही परागकण निकल करके कहाँ पे आते हैं, वर्तिकाग्र पर, अर्थात इस पर आते हैं, जो एक घुंडी नुमा भाग होता है। ठीक है, और ये थोड़ा चिपचिपा होता है ताकि कोई कण यहाँ आए चिपक जाए। और जब ये पुष्प में परागकण परिपक्व होते हैं तो यहाँ से निकल कर ये देखिए वर्तिकाग्र पर आ गए। तो बस परागकण का इस वर्तिकाग्र पर आना ही क्या कहलाता है दोस्तों, परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी पुष्प में परागकणों का विभिन्न माध्यम द्वारा जायांग के वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता, अर्थात पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रायः पुष्पों में जनन के लिए, जैसे हम लोगों में जनन के लिए नर के पास नर जननांग, मादा के पास मादा जननांग होता है, ठीक वैसे ही पौधों में भी पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग भी होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, प्रायः पुष्पों में नर जनन के लिए नर जननांग और के रूप में पुमंग होता है, और मादा जननांग के रूप में जायांग होता है। और इसी नर जननांग का, अर्थात ये जो नर जननांग है, ठीक है, इसी नर जननांग का पुंकेसर में प्रायः नर युग्मक अर्थात शुक्राणु के रूप में परागकण बनते हैं। तो ये देखिए पुंकेसर है, इसी में देखिए ये छोटे छोटे कण के रूप में क्या बन रहा है, परागकण बन रहा है। यही परागकण जायांग के अंडाशय में बनने, ठीक है, यही क्या है, यही परागकण जायांग के अंडाशय में बनने वाले, ठीक है, बनने वाले अंडाणु अर्थात मादा युग्मक से मिलने के लिए क्या होता है, वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम से पहुंचता है। अर्थात ये जो परागकण है
मादा युग्मक से, मादा युग्मक यहाँ अंडाशय के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसका यहाँ मिलने के लिए, अब ऐसे सीधा तो आ नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से मिलने के लिए इसके द्वारा, ठीक है, यहाँ से चलकर वर्तिकाग्र पर आता है और वर्तिकाग्र के माध्यम से जर्मिनेट करके यहाँ आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो इसी को हम क्या कहते हैं, बोलो, परागण कहते हैं। समझ में आ गया होगा, तो इसे परागण कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं परागण के प्रकार की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, परागण के प्रकार की, अर्थात टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने प्रकार का परागण होता है, ठीक है। तो परागण मुख्य रूप से भैया निम्नलिखित प्रकार का होता है, अर्थात दो प्रकार का होता है। एक आपका है स्वपरागण, ठीक है, ये स्वपरागण, और दूसरा क्या है, पर परागण होता है। स्वपरागण को स्वयुग्मन अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं, पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें पहले अगर देखें स्वपरागण, तो बहुत रटना नहीं है आपको। परागण में क्या हो रहा है, परागकण वर्तिकाग्र पे जा रहा है। स्व माने अपने, अर्थात जब एक ही पौधे के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जैसे ये कोई पुष्प है किसी पौधे में लगा है, तो इसका परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी ये इस पर ही आए। अगर इस पर नहीं आ रहा है तो इसी पौधे पर, एक पौधे में 2 फूल 3 फूल लग सकते हैं, तो एक पौधे का पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। अगर उस पर नहीं जा रहा है तो उसी पेड़वा के जो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र हैं उस पर चला जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बोलो, स्वपरागण कहते हैं। क्योंकि देखा गया है, यहाँ देखिएगा जरा सा ध्यान से, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे ये आपका पौधा है, ठीक है, ये तना है, ऐसे ही लगा हुआ है, ऐसे ही, ठीक है, तो यहाँ जैसे कोई पुष्प खिला है, तो इस पुष्प का जो परागकण है वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना होकर के इसी पेड़ के जो इस पर लगा हुआ वर्तिकाग्र है पुष्प पर, इस पर आ जाता है, तो ये भी क्या है, स्वपरागण। और अगर इसी पुष्प का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पे आ जाए तब भी स्वपरागण, यानी इस पेड़ के, इस पौधे के किसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या इसी पौधे के, पौधा नहीं बदलना चाहिए इसमें, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो ये स्वपरागण होता है। कुल मिलाकर इसमें यही ध्यान रखना है कि स्व माने अपना, परागण माने परागकण वर्तिकाग्र पर जाना, यानी जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र या अपने पुष्प पे नहीं जा रहा है तो अपने पेड़ वाले किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो इसे स्वपरागण कहते हैं। लेकिन इसमें एक पुष्प का परागकण कहीं दूसरे पौधे के वाले पे ना जाने पाए, ठीक है, तो ये याद रखना। तो वही है स्वपरागण स्वयुग्मन, कि जब किसी पौधे में एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण या स्वयुग्मन कहते हैं, ठीक है, स्वपरागण या स्वयुग्मन कहते हैं। यह परागण प्रायः एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है, अर्थात स्वपरागण किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं, एक लिंगी पुष्प वाले, द्विलिंगी, दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है स्वपरागण, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वपरागण। अब बात करते हैं स्वपरागण के लाभ क्या है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ ऑटो पॉलिनेशन। इसके लाभ क्या है, लाभ है इसमें किसी दूसरे कारक की या बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि अगर इसमें परागकण को वर्तिकाग्र पर जाना है तो किसी कीट की, किसी भौरे की, वायु की, जल की जरूरत नहीं होती है। बस जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश फट जाता है तो वर्तिकाग्र स्वतः ही किस पर, परागकण, ठीक है, फिर से देखिएगा, जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश फटता है, परागकण स्वतः वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, किसी दूसरे बाह्य स्रोत अर्थात जल, वायु, कीट, भौरे, तितली की आवश्यकता नहीं होती। ये इसका लाभ है, ठीक है। इसमें किसी दूसरे कारक या बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें बहुत अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिसमें वायु परागण होता है पर परागण में, उनमें परागकणों की संख्या ऐसे पौधों में करोड़ों और लाखों में होती है, अर्थात उसमें परागकण का निर्माण, परागकण की संख्या करोड़ों में होती है, लाखों में। जैसे मक्का है
मक्के में पर परागण वायु द्वारा होता है, उसमें एक पुष्प में 2,40,00,000 परागकण पाए जाते हैं। अब बताइए, ज़रूरत सिर्फ एक की है लेकिन 2,40,00,000 परागकण बन रहा है। क्यों? क्योंकि वायु द्वारा परागण होना है। अगर एक परागकण बनेगा तो वायु द्वारा कहीं इधर उधर भी जा सकता है, वर्तिकाक पर नहीं पहुंचेगा, तो फिर आगे की क्रिया रुक जाएगी। तब क्या होगा? इसलिए प्रकृति ने ऐसे पर परागण वाले पौधों में परागकण की लाखों करोड़ों संख्या में निर्माण करने की प्रक्रिया बनाई है, लेकिन स्वपरागण में इतने ज़्यादा मात्रा में परागकणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे यही है पुष्प, तो अब जब ये परागकण परिपक्व होकर फटेगा, परागकोश गिरेगा, तो नीचे किसी न किसी पुष्प पे तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसलिए ऐसे परागण वाले पुष्पों में अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें प्रायः पुष्पों को रंग, मकरंद, सुगंध की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात स्वपरागण वाले जो पुष्प होते हैं वो कलरफुल और सुगंध, मकरंद की उनमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रंग, सुगंध, मकरंद का काम है कीट भौरों को आकर्षित करना, और उसी आकर्षित करने के बाद जब उस पर मंडराते हैं तो उसी के माध्यम से परागकण वर्तिकाक पर जाता है। लेकिन चूंकि इसमें स्वतः जा रहा है, किसी कीट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसे पौधों में रंग, सुगंध, मकरंद की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इस परागण के उपरांत बने बीज से पौधे हूबहू मातृ पौधे के समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अर्थात स्वपरागण से बने बीज से जब पौधे बनते हैं तो उनमें हूबहू पेरेंट्स के लक्षण होते, मातृ पौधे के ही लक्षण होते, उसमें कोई नए लक्षण का विकास नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया? स्वपरागण के लाभ और परागण की डिफिनेशन। तो इसको आप नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब स्वपरागण के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं, पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा भी है, उदाहरण सहित समझाना है। तो स्वपरागण के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे गेहूं के पुष्प में, ठीक है, और जौ, जई, चावल, टमाटर, आलू, इन सब पौधों के पुष्पों में क्या होता है? स्वपरागण होता है। अर्थात इन पौधों के पुष्प के परागकण स्वतः ही वर्तिकाक पर जाते हैं, उनको किसी और माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? स्वपरागण के उदाहरण भी हो गए, इनको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं पर परागण की ओर और देखते हैं पर परागण क्या होता है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने गाइज। अब चलते हैं स्वपरागण के बाद एक दूसरा जो आपका है पर परागण, अर्थात ठीक है एलोगैमी की ओर चलते हैं। ठीक है, पर परागण क्या होता है? तो इसमें भी रटना नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्व माने अपने, परागण माने परागकण का वर्तिकाक पर जाना, यानी जब किसी पुष्प में परागकण अपने ही उसी पौधे के, ठीक है, जिस पौधे पे वो पुष्प लगा है उसी पुष्प के वर्तिकाक पर जाए, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर वर्तिकाक पर जाए, स्वपरागण। लेकिन यहां पर क्या है? पर परागण है। अर्थात जब परागकण, ठीक है, क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाक पर नहीं, बल्कि उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प पर अगर परागकण जाता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है, कि जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग के वर्तिकाक पर पहुंचता है या जाता है विभिन्न माध्यम द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि एक ही जात के दो पौधे काम आते हैं। ठीक है, पर परागण में एक ही जात के दो पौधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इस पौधे का, ठीक है, इस पौधे का, ठीक है, पुष्प का परागकण इस पौधे के लगे पुष्प के वर्तिकाक पर जा रहा है, इसलिए एक पौधे और एक पौधा, ये इस पौधे का परागकण इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाक पर जा रहा है, इसलिए क्या है? पर परागण है। और खास बात किसमें? दो पौधों को एक ही जात, जैसे सरसों का मान लीजिए प्लांट है तो उसमें दो प्लांट, ठीक है, की आवश्यकता होगी। एक प्लांट के पुष्प का परागकण दूसरे वाले सरसों के पौधे के पुष्प के वर्तिकाक पर जाता है, दो पौधे काम आते हैं। ठीक है, ये बात। और ये प्रायः द्विलिंगी पौधों में पर परागण संपन्न होता है, और कुछ एक लिंगी पौधों में भी यह परागण पाया जाता है गाइस। ठीक है, अब आती बात पर परागण के साधन, जैसे कह रहे ना विभिन्न माध्यम द्वारा,
तो वो माध्यम कौन है, पर परागण के माध्यम कौन है, साधन कौन है, विधियां कौन है। अर्थात भाई एक पौधा आपका ये है, एक पौधा ये है, तो इस पौधे का पुष्प का परागकण इस पर जाएगा तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा, कोई माध्यम कोई साधन होना चाहिए ना। तो वही कह रहा है कि पर परागण के लिए प्रायः कुछ बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, जैसे जल की, वायु की और जंतु की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात आती है एक नंबर का, ये पूछा जा सकता है, याद रखना कि पर परागण के साधन कौन कौन से हैं। तो याद रखना जल, वायु और जंतु। ठीक है, अब जंतु में यहाँ पे कई हैं, भंवरे भी हो सकते हैं, तितली भी हो सकती है, मधुमक्खी भी हो सकती है, घोंघा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बात करते पर परागण के प्रकार। तो ये जो पर परागण है दोस्तों, ये इसी साधनों के आधार पर 3 साधन है मेन, तो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात यह प्रायः बाह्य साधनों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब जिसमें आपका पहला है वायु परागण, दूसरा है जल परागण और जंतु परागण। 3 साधन है, तो इन्हीं साधनों के आधार पर 3 प्रकार का, अगर जल द्वारा परागण हो रहा है जल परागण, वायु द्वारा अगर हो रहा है तो वायु परागण, और अगर जंतु द्वारा हो रहा है तो जंतु परागण कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं वायु परागण हमारा। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3 प्रकार का होता है। पहला है वायु परागण और जो दूसरा है जल परागण। ठीक है, और तीसरा है जंतु परागण। ठीक है, वायु परागण होता है और जल परागण और जंतु परागण, ये 3 प्रकार का परागण होता है। ठीक है, तो पहला है वायु परागण, मतलब जब पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र पर जाए, लेकिन किसके द्वारा जाए, वायु के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, जब एक पौधे के पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर वायु के माध्यम से पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, या सिंपल रखो, वायु परागण क्या है, वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो ये आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, मतलब जिस पुष्प में वायु परागण हो रहा है उससे वायु परागित पुष्प कहते हैं। उदाहरण जैसे मक्का, सभी जान रहे हैं, मक्का भुट्टा, और रूमेक्स, पोपलर, टाइफा, ऑक, हेजल जो पौधे हैं, ये सब में क्या होता है, इनका परागकण क्या होता है, वायु के माध्यम से दूसरे मक्के पे, दूसरे रूमेक्स, दूसरे टाइफे पे वर्तिकाग्र पर जाता है। ठीक है, अब आता है बेटा वायु परागित पुष्प की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, पहली विशेषता है कि ऐसे पुष्प छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। आपने देखा मक्का, सभी लोग देखे होंगे, उनके जो पुष्प ऐसे बाल जैसे है या जैसे व्हाइट कलर के ऐसे ही होते हैं ना। तो अब बताइए क्या वो रंगीन है, वो महकते हैं, वो कलरफुल, वो आकर्षक होते हैं? नहीं। तो वही कह रहा है कि वायु परागण वाले पौधों के पुष्प छोटे और आकर्षण रहित होते हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, इनमें रंग मकरंद आदि नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो आकर्षण रहित होते हैं। जैसे गुलाब है, रंगीन है, ठीक है ना, इस तरह से उसमें महक है, सुगंध है, तो इसलिए वो आकर्षण वाला होता है। लेकिन ऐसे पौधों में रंग मकरंद नहीं होता, इसलिए ये छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। ठीक है, फिर इनमें जो बाह्य दल होता है, दलपुंज होता है, ये नहीं होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज क्या है, जैसे ये आपका है, ठीक है, ये आपका पुष्प है कोई, मान लीजिए इस तरह से, तो ये आपका, ठीक है, ये हो गया ऐसे ही। तो ये क्या है, पूरा ये वाला पार्ट पूरा क्या है, फीमेल पार्ट है, और ये जो साइड लगे हैं ये पुंकेसर है, जो पुमंग अर्थात नर जननांग भाग होते हैं। ठीक है, अब यहीं पर जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं ऐसे ही, सॉरी, अरे एक मिनट, ये जो पंखुड़ियाँ ऐसी लगी होती हैं ये, ठीक है, और एक ऐसे नीचे टाइप होता है। तो ये जो पंखुड़ियाँ लगी हैं, इन पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और ये जो नीचे लगा है हरे रंग का, ये क्या है, वाह्य दल होता है। तो जिनमें वायु परागण होता है उनमें ये नहीं होता है, अगर होते छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवा से परागकण इधर से मान लीजिए आ रहा है, अगर ये पंखुड़ी रहेगी तो ये रोक लेगी और परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, नहीं होते, अगर होते भी हैं तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि परागकण वायु द्वारा आए तो यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँचने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर इनमें परागकण प्रचुर मात्रा में होते हैं, अर्थात वायु परागण होने वाले पौधों में
जो परागकण बनता है वो लाखों और करोड़ों की संख्या में बनता है। जैसे मक्का में 2,40,00,000 कम है, जरूरत एक की है लेकिन बन कितना रहा, 2,40,00,000। क्यों? क्योंकि जब वायु द्वारा परागकण जाते हैं तो बहुत सारे वायु द्वारा परागकण इधर उधर फैलकर खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इतनी संख्या नहीं रहेगी तो फिर कैसे होगा, तो इसलिए इतनी अधिक संख्या होती है। और इनमें परागकण छोटे, हल्के और शुष्क होते हैं। क्यों? ताकि वायु में आसानी से उड़ सकें। और साथ में इनमें पुंकेसर प्रायः लंबे और पतले होते हैं। क्या होते हैं? लंबे और पतले होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वायु परागण। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर चलते हैं हम जल परागण, फिर जंतु परागण पे चलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसका ये उदाहरण तो है, ये दिया मैंने, नोट करें सभी लोग, तो नोट कर लिएगा आप लोगों ने। अब हम जैसा कि वायु परागण के बाद बात करें जल परागण, तो ये भी सिंपल है, डेफिनेशन एक ही लाइन की है कि जल परागण माने जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। मतलब कि इनमें क्या होता है, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर क्या होता है, जल के माध्यम से जाता है। तो अब आप दिमाग में समझ सकते हैं कि कौन से पौधे की बात कर रहे हैं। खासकर जल में पाए जाने वाले पौधों में इस तरह का परागण होता है। ठीक है, अब आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन है तो ये जल में थोड़ी, अब जल ऊपर पहुंचकर परागण थोड़ी कराएगा। तो जल में पाए जाने वाले ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, वो चाहे जल प्लवी हो, जल पे तैरने वाले, या जल के नीचे जो पाए जाते हैं, ऐसे पौधों में जल द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं और यह प्रायः जलीय पौधों में ही होता है। ठीक है, और जैसे नयास, सिरेटोफिल्लम, हाइड्रिला और वैलिशनेरिया, जो ये जलीय पौधे हैं, इन सब में क्या होता है, परागकण जल के माध्यम से ही वर्तिकाग्र पर जाता है, इसलिए इनमें जल परागण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल परागण वाले पुष्प की विशेषताएं क्या होती हैं। जो जल में पाए जाने वाले पौधे, इनके पुष्प की विशेषता क्या है कि ये छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं, ठीक वायु परागण वाले पुष्प की तरह। ठीक है, और इनके परागकण हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं, ताकि जल की सतह पे तैर सकें, डूबे ना। और परागकण के चारों ओर मोम जैसा क्या होता है, पदार्थ पाया जाता है। कैसे? मोम जैसा चिकना पदार्थ परागकण के चारों ओर, ताकि जल में परागकण रहने पर वो सड़े ना, खराब ना हो, जल रोधी बना रहे। ठीक है, मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है। ये हो गया आपका जल परागण। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, जंतु परागण क्या होता है। तो जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के एनिमल्स की सहायता से पहुंचता है। जैसे चमगादड़ एनिमल है, मधुमक्खी एनिमल है, शलभ एनिमल है, मक्खी और तितली और बर्र, यानी जिसको बर्रो कहते हो, पक्षी, ये सब क्या एनिमल है। तो चमगादड़ द्वारा भी कुछ पौधों में परागण होता है। ऐसे पौधे जिनमें रात्रिकालीन, ठीक है, पुष्प खिलते हैं, जैसे चमगादड़ द्वारा कचनार और कदम्ब में, ये एक ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण कैसे होता है, किसके द्वारा? जंतु। जंतु में कौन? चमगादड़ द्वारा। एक नंबर का पूछा जा सकता है कि कदम्ब में या कचनार में किसके द्वारा परागण होता है, तो याद रहे मधुमक्खी द्वारा। जैसे बनफसा, लार्कस्पर, सैल्विया, ये कई बार पूछा गया, सैल्विया पौधे में होने वाले परागण बताइए, तो जंतु द्वारा वो भी मधुमक्खी द्वारा परागण होता है। और शलभ द्वारा, तंबाकू, धतूरा, यक्का पौधे में शलभ द्वारा परागण होता है। और मक्खी, रेफ्लेशिया तथा एरम पौधे में संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है, जिससे बहुत बदबू आती है और जहाँ बदबू होता है वहाँ मक्खियाँ बैठती हैं, तो ये रेफ्लेशिया है। तो ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, इसमें जो मक्खी द्वारा परागण होता है। और तितली द्वारा, ठीक है, जैसे डायंथस और लिली, ये दो पौधे हैं जिनमें तितली द्वारा होता है क्या? परागण। और बर्र द्वारा अंजीर में, ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया, तो याद रहे बर्र माने बर्र, बर्र में क्या होता है? बर्र अंजीर द्वारा परागण होता है। और पक्षी द्वारा परागण होता है किसमें? सेमल और गुलमोहर पौधे में पक्षी द्वारा परागण होता है। ठीक है, इस तरह से आपका स्वपरागण, परपरागण दोनों हो गया। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, परपरागण के लाभ व हानि, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, इसे आप सभी लोग नोट कर लें। ठीक है, तो गाइज नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो की लास्ट टॉपिक को देखते हैं। अब जो होने वाला पर परागण अभी आपने पढ़ा, उसके लाभ क्या है और उसके कुछ हानियां भी होती होंगी। दोस्तों, कोई भी क्रिया होती है तो उसके लाभ और हानि दोनों होते हैं। ठीक है, तो पर परागण के लाभ क्या है? पहला लाभ, इससे बने फल स्वादिष्ट, बड़े व भारी होते हैं। ठीक है, अर्थात पर परागण होने से जो उसके बीज, उसके फल बनते हैं वो अधिक स्वादिष्ट, बड़े और भारी होते हैं, अर्थात बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, दूसरा,
इस परागण से बने बीज बड़े अधिक व अच्छी नस्ल के होते हैं, अर्थात पर परागण से बनने वाले बीज अच्छी नस्ल वाले होते हैं, अर्थात उस बीज से जब पौधे उत्पन्न होंगे तो वो क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, बेस्टम बेस्ट होते हैं, ठीक है, और बड़े भी होते हैं। तीसरा, इससे बने बीज से पौधे रोग रोधी व नए लक्षण वाले होते हैं, अर्थात जब किसी पौधे में पर परागण द्वारा बीज बनता है उससे जो पौधे उत्पन्न होंगे तो उन पौधों में रोग लगने की क्षमता कम होगी और क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, और उनमें नए लक्षणों वाले का विकास होता है, ठीक है। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी पर परागण होने से काफ़ी सारे नए लक्षणों का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और पर परागण से बने पौधे जीवन संघर्ष में ज़्यादा सफल होते हैं, अर्थात ऐसे पौधे अपने जीवन जीने में, ठीक है, वो क्या होते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं। थोड़ा सा पानी कम हुआ तो मुरझाते नहीं, थोड़ी सी खाद पानी या थोड़ी सी कोई भी रोग व्याधि हुई तो ये अपने आप को संघर्ष करके क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पर परागण से लाभ। अब पर परागण की हानियों की बात करते हैं तो इसके कुछ हानियाँ भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी होता है। पहली चीज़ कि इसमें वाह्य साधन की आवश्यकता होती है। आप सपोज करिए किसी पौधे में जंतु परागण, पर परागण में क्या है, जंतु, जल और वायु परागण 3 है। पता चला हवा ना चली तो परागकण क्या होगा, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाक पर, ठीक है। और जंतु जो है कीट, सला, भौरे, बर्र, ये सब अगर ना आए तो उनको क्या करना पड़ेगा, पुष्प को ऐसे ही मुरझाना पड़ेगा, उसका परागकण दूसरे पौधे पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसलिए इनको वाह्य साधन की जो आवश्यकता पड़ती है ये इनके लिए क्या है, नेगेटिव पॉइंट होती है। और दूसरा, इसमें परागण के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि मैंने पर परागण में क्या कहा, 2 पौधे इसमें काम आते हैं। कितने पौधे, 2 पौधे। एक पौधे का परागकण क्या है, दूसरे पौधे के वर्तिकाक पर जा रहा है। तो बोलो इसमें क्या हो रहा है, इस पौधों को, पुष्प को क्या है, वेट करना पड़ रहा है इस पौधे के वर्तिकाक के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और इसमें ऊर्जा का व्यय अधिक होता है। भाई पर परागण करना है तो पर माने दूसरे के द्वारा करना है, कीट भौरों को आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस फूल को रंग, मकरंद, सुगंध उत्पन्न करना पड़ेगा, जिससे उनको अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। और इसमें अधिक परागकण व्यर्थ हो जाते हैं। पर परागण के लिए भैया लाखों करोड़ों परागकण बनते हैं एक पुष्प में, ठीक है। जैसे मैंने कहा मक्का में 2 करोड़ 40 लाख बनते हैं, जब हवा में चलते हैं 2 ही एक काम की ज़रूरत है परागकण की, बाकी सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो अधिक संख्या में इसमें परागकण व्यर्थ हो जाते हैं, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।